हेलो दोस्तों, मैं हूं कुणाल। स्वागत है आपका कोहली क्लासेस में। तो आज हमारा पॉलिटी का ये सेकेंड क्लास होगा। हम लोग पिछले क्लास में पढ़ लिया भारतीय संविधान का विकास के इंट्रोडक्शन के बारे में। आज हम लोग इसका सेकेंड क्लास देखते हैं। मैंने पिछली क्लास में आप लोग को डिस्कस करा दिया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। आज हम लोग फिर यहीं से कंटिन्यू आगे रखेंगे। तो आप लोग से कृपया रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हमने देखा था 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या प्रावधान था, उसके बारे में हम लोग फिर आज एक बार चर्चा कर लेते हैं। इसमें सबसे पहला जो प्रावधान किया गया था वो था बंगाल का गवर्नर जनरल। अर्थात 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के जरिए बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया और तथा इसके सहायता के लिए 4 सदस्यीय परिषद का भी गठन किया गया। और जो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था उसका नाम था वारेन हेस्टिंग, जिसका कार्यकाल 1772 से लेकर 1785 तक रहा। नेक्स्ट, इसका जो दूसरा पॉइंट था, इसमें मद्रास एवं बम्बई के जो गवर्नर था उसको बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन किया गया। अर्थात यहाँ केंद्रीयकरण की नींव पड़ी। थर्ड पॉइंट, 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किया गया और इस उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा एम्पे थे और तथा 3 अन्य न्यायाधीश भी थे। ये पॉइंट भी कंप्लीट। तो चलिए हम लोग चौथा बात करते हैं। कंपनी के कर्मचारी को निजी व्यापार और भारतीयों से उपहार लेने से प्रतिबंधित किया गया। तो इसी प्रकार हमारा 1773 रेगुलेटिंग एक्ट समाप्त होता है। इसमें इंपॉर्टेंट जो 4 पॉइंट थे मैंने आपको बता दिया, आप इसे ध्यान रखिएगा। ऑलमोस्ट यहाँ से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 1781 का संशोधन अधिनियम, जिसे हम लोग एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहते हैं। तो हम लोग इसमें देखेंगे ये क्यों लाया गया, क्योंकि इसमें 1773 में जो कमियां रह गई उसी को पूरा करने के लिए 1781 का संशोधन अधिनियम लाया गया। ठीक है, इसमें हम लोग देखते हैं कौन कौन सा प्रावधान किया गया था। पहला, गवर्नर जनरल तथा परिषद, गवर्नर जनरल और जो उसका परिषद था, साथ ही साथ कंपनी के सेवक को, जो कंपनी के जो सेवक था, सर्वेंट्स वगैरह उसमें जो काम करते थे, उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा। अर्थात जो उच्चतम न्यायालय कलकत्ता में स्थापना किया गया था वो इसके अंदर नहीं आता था। कोई भी मामला अगर हो तो वो आप उच्चतम न्यायालय में नहीं ले जा सकते थे। इनसे रिलेटेड, किनसे? गवर्नर जनरल, परिषद तथा साथ ही साथ कंपनी के सेवक से संबंधित। इसका सेकेंड पॉइंट अगर हम बात करते हैं तो राजस्व संबंधित तथा राजस्व वसूली से जुड़े मामले को भी उच्चतम न्यायालय के क्षेत्र से अलग रखा गया, जबकि कलकत्ता के सभी नागरिकों के उच्चतम न्यायालय के क्षेत्र के अंदर रखा गया। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हो गया आपका। हम लोग थर्ड बात करते हैं। प्रांतीय न्यायालयों की अपील गवर्नर जनरल की परिषद के यहाँ दायर हो, ना कि उच्चतम न्यायालय। अर्थात जो प्रांतीय न्यायालय थे उसमें जो अगर प्रांतीय न्यायालय में कुछ, अगर प्रांतीय न्यायालय का जो अपील कुछ अगर वहाँ पे मामला होता उसके बारे में अगर हमें आगे बढ़ना या आगे अपील करना होता तो उच्चतम न्यायालय में जाकर वो अपील नहीं कर सकता था। वो गवर्नर जनरल के यहाँ, परिषद के यहाँ किया जाता है। यहाँ देखा जाए तो गवर्नर जनरल परिषद सर्वोपरि है, उसमें ज़्यादा पावर किसके पास है? गवर्नर के पास और गवर्नर जनरल परिषद के पास। तो यहाँ पे ये प्रावधान किया गया। अभी वर्तमान में जैसे अगर मान लिया प्रांत बोले तो जैसे हो गया बिहार, एक मान लिया प्रांत हो गया, राज्य है तो उसमें प्रांत मान लिया बंगाल प्रांत था। अगर बिहार में पटना उच्च न्यायालय जो है, अगर यहाँ पे कुछ मामला अटक जाता है, अगर इसको हम लोग अपील करना होता तो हम लोग उच्चतम न्यायालय में जाकर करते हैं। पटना उच्च न्यायालय कुछ मामले अगर यहाँ पे नहीं सुलझता तो हम लोग कहाँ अपील करते हैं? उच्चतम न्यायालय में, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन उस समय ऐसा प्रावधान नहीं था। आप वहाँ उच्चतम न्यायालय, कलकत्ता के उच्चतम न्यायालय में उसका अपील नहीं कर सकते थे। आपको कहाँ करना था? गवर्नर जनरल या गवर्नर जनरल के परिषद में। तो ये आपका हो गया पॉइंट कंप्लीट। चौथा हम लोग देखते हैं इसमें, गवर्नर जनरल की परिषद को प्रांतीय न्यायालयों तथा काउंसिलों के लिए नियम विनियम बनाने के लिए बात किया या अधिकार दिया गया। अर्थात जो गवर्नर जनरल को जो था अधिकार, वो प्रांतीय न्यायालयों से संबंधित तथा काउंसिलों से संबंधित नियम कानून बना सकते थे। ये अधिकार किसको दिया गया? गवर्नर जनरल को। तो हमारा कंप्लीट होता था 1773 रेगुलेटिंग एक्ट और साथ ही 1781 का संशोधन अधिनियम एक्ट ऑफ सेटलमेंट। तो हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर जो ब्रिटिश शासक द्वारा यह वास्तविक नियंत्रण था। इसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कार्य था उसको 2 भागों में बांट दिया गया। पहला कार्य था राजनीतिक कार्य और दूसरा था आपका व्यापारिक कार्य। राजनीतिक कार्य के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किया गया, जिसके अंदर
6 सदस्य होते थे और व्यापारिक कार्य के लिए एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना किया गया था, जिसमें सदस्यों की संख्या 24 होती थी। अर्थात जो 24 होते थे अमूमन ये कंपनी के शेयर होल्डर्स के ही सदस्य हुआ करते थे। तो यहाँ से देखा जाए तो ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था, जिसमें 6 सदस्य थे, उसका नियंत्रण किस पे था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स पे। तो इसी को कहते हैं, जब दोनों मिलकर शासन करना शुरू कर दिया, इसी को कहते हैं द्वैत शासन। दोनों मिलकर शासन कर रहा था, तो यहीं से शुरुआत होती है द्वैत शासन के डायरेक्ट की। नेक्स्ट, गवर्नर जनरल परिषद की संख्या। हाँ, इसमें यह किया गया, जो गवर्नर जनरल के परिषद में जो संख्या टोटल 4 हुआ करती थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के जरिए जो 4 किया गया था, अब 1784 अर्थात पिट्स इंडिया एक्ट में उस सदस्यों की संख्या 4 से घटा के 3 कर दिया गया। तो इसमें यहाँ पे यही इंपॉर्टेंट है पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में। नेक्स्ट, 1786 का अधिनियम। 1786 का अधिनियम लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में आता है और कॉर्नवालिस 2 शर्त रखता है गवर्नर जनरल बनने से पहले। बोलता है कि हमें गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति का दर्जा हो, अर्थात कमांडर इन चीफ का दर्जा हो। दूसरा, उसे विशेष मामलों में, अर्थात विशेष मामलों या विशेष परिस्थितियों में उसके जो काउंसिल थे, काउंसिल के निर्णयों को ना मानने का भी अधिकार हो। अर्थात ये दोनों शर्त मान लिया जाता और लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल के गवर्नर जनरल बनता है और ये लागू हो जाता है ये नियम। और लॉर्ड कॉर्नवालिस का कार्यकाल देखें तो 1786 से लेकर 1792 तक था। तो यहाँ पे हम लोग कंप्लीट कर लिए 1773 रेगुलेटिंग एक्ट और 1781 का सेटलमेंट एक्ट ऑफ सेटलमेंट जिसे हम लोग बोलते हैं, और तीसरा हो गया पिट्स इंडिया एक्ट 1784, और ये चौथा हो गया आपका 1786 का अधिनियम। तो हमारा आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।